तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पर दो इक्वल चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, इनके बीच का सेपरेशन हम लोग 12 लेते हैं, ठीक है। When two equal and opposite charges, one is positive and other is negative, it is separated at some distance, then this arrangement is known as electric dipole. There are two poles, one is positive pole, other is negative pole. So therefore this arrangement is dipole, मतलब two poles, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है P, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहां पर P होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। Direction of P is of P, electric dipole moment is negative charge to positive charge, negative charge to positive charge, negative charge से positive charge की ओर होगी, ठीक है। तो अभी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज चार्जेस, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल +2 माइक्रोकुलाम का चार्ज और -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज, ये एक दूसरे से 2 मीटर सेपरेशन में है। तो अभी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पर वन चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकुलाम। हम लोग इसे कुलाम में रखेंगे, तो हमें पता है 1 माइक्रोकुलाम कितना होता है? 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये वन चार्ज और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2 मीटर, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶ और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम इनटू मीटर। चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगी कूलम इनटू मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो किधर होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी,
ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हैं। इस पर +1 कूलम का चार्ज है, +1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और इस पर है -2 माइक्रो कूलम का चार्ज, और यहां पर +1 माइक्रो कूलम का चार्ज। अब ये देखिए, यहां पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप -2 माइक्रो कूलम के चार्ज को -1 +-1, एक -1 इसके साथ डाइपोल बनाएगा और एक -1 इसके साथ डाइपोल बनाएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? -1 माइक्रो कूलम, -1 माइक्रो कूलम प्लस -1 माइक्रो कूलम। तो यहां पर -1 +1, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे P, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसका भी P और इसका भी P। P का वैल्यू कितना होगा? P = 1 चार्ज मतलब 1 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻⁶ इनटू सेपरेशन सपोज 2 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड सेम होगी, 2 मीटर 2 मीटर। तो यहां पर ये 2 × 10⁻⁻⁶ क्या होगा? कूलम इनटू मीटर। ठीक है। लेकिन आपसे कहा है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। इस क्वेश्चन में आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। यहां पर आपको नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P इधर होगा और एक इधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर एंगल कितना है? 60 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट डाइपोल मोमेंट जब निकालेंगे P नेट, तो P नेट क्या हो जाएगा? हम इसका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम क्या होगा? √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ये दो वेक्टर का वेक्टर सम है। अभी P1 और P2 हमारे सेम है। P1 कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर और प्लस 2 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। हियर 2 × 2 × 10⁻⁻⁶ × 2 × 10⁻⁻⁶ और cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 = 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर, और यहां भी 2 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। दो बार लिखा है ना, एक ये 2 × 10⁻⁻, 2 × 10⁻। अब ये क्या होगा? 2 × 10⁻⁻⁶ बाहर × √3। ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये P नेट की डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड ये होगा। इस तरह से हम लोग जब कई सारे डाइपोल होंगे तो उनके मोमेंट्स का वेक्टर सम करेंगे। डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते कि 2P कह दें, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। is present in external
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और इधर +q ऐसे रखा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा है, p की डायरेक्शन इधर होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, हमें ये पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स की क्या वैल्यू होती है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स होगा Q इंटू ई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। तो F क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, F = Q इंटू ई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में इधर और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। ठीक है, when two equal and opposite charges are act in opposite direction, then this force system is known as force couple। जब दो इक्वल चार्जेस किसी सिस्टम पर अपोजिट डायरेक्शन में रख रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं फोर्स कपल। और फोर्स कपल से नेट फोर्स 0, क्योंकि इधर F लग रहा है QE और इधर अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्सेस हैं, तो F नेट इसमें क्या होगा, F नेट होगा 0। F नेट 0 होगा, इसलिए ये क्या है, ये कभी भी F नेट 0 होगा, इसलिए ये कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जीरो फोर्स की प्रेजेंट में कभी भी लीनियर मोशन नहीं होता है ना, ये बात गलत है। फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फोर्स मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और उसमें जीरो फोर्स है तो उसकी वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होगी, और रेस्ट पर है तो वो कभी मूव नहीं करेगा। मतलब फोर्स इज नॉट कॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। तो यहां पर तो रेस्ट पे है, फोर्स 0 है तो ये कभी मूव ही नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी सिस्टम पर लग रहे होते हैं, तो वो उस सिस्टम में टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये फोर्स कपल है, इसलिए टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल वो होता है वन फोर्स into perpendicular separation between forces। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना होगा, हम इसे एक्सटेंड कर देंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है हमारा, ठीक है ना, इट इज परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दीज टू फोर्सेस। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, हमने इसे एक्सटेंड कर दिया और इस फोर्स से परपेंडिकुलर डाला, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर सेपरेशन। परपेंडिकुलर सेपरेशन को अगर हम x ले लें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें और इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा x अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और डाइपोल के जो लेंथ होती है वो हम लोग 2l कंसीडर करते हैं, इट इज लेंथ ऑफ डाइपोल। हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, ये 2l।
ठीक है, तो यहां पर x हमारा परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, एक फोर्स कितना है q इंटू ई और परपेंडिकुलर सेपरेशन 2l sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 2ql, इसको इसके साथ में लिख लिया e sin थीटा, और ये 2ql क्या होता है p e sin थीटा। ये हमारे टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन हमें पता है टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर p और e दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन p एंड e। सो देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दिस tau is equal to p cross e। tau is equal to p cross e। अभी देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क के डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड की फिंगर से रोटेट करते हैं। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में, P को E की डायरेक्शन में करना है बाय फिंगर ऑफ राइट हैंड। देन डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा टॉर्क अंदर की ओर होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे रोटेट हम करते हैं तो उसका इफेक्ट अंदर की ओर आता है। आप किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा अंदर की ओर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है ना। वो टॉर्क उसे घुमाने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये जो टॉर्क है ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा? तो यहां पर टॉर्क मिनिमम कब होगा? टाउ मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये मैग्नीट्यूड की बात है, यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहां पर ये इट इज नॉट वेक्टर, वेक्टर में हम लोग एरो लगाते हैं, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यहां पर टाउ के मिनिमम मैग्नीट्यूड की बात होगी तो क्या होगा साइन थीटा होना चाहिए 0। अच्छा, मिनिमम साइन थीटा की वैल्यू तो -1 होती है ना। तो टाउ मिनिमम की बात है तो माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होगा तो हमारे डाइपोल पर टॉर्क 0 लगेगा, है ना। और मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम के लिए साइन थीटा मैक्स होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहां से थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जब ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय इस पर मिनिमम टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मिनिमम टॉर्क के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी की डायरेक्शन में -q और +q, इसी की डायरेक्शन में जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इस समय टॉर्क क्या होगा टॉर्क इज इक्वल टू मिनिमम, इस समय मिनिमम होगा। और जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से -q +q, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये इस समय क्या होगा हमारा टाउ जो है टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा। और टाउ मैक्स कितना होता P इंटू E, और ये क्या होगा टाउ 0 मिनिमम। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारा डिस्कशन है। अब एक चीज की और हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन में क्या हमारे डाइपोल
स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जैसे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमने डिस्प्लेसमेंट इसको राइट की ओर किया, तो जब राइट की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की ओर। फोर्स इसमें नेट फोर्स लेफ्ट की ओर लगेगा। जब हमने राइट की ओर डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स हमने राइट की ओर किया तो फोर्स लेफ्ट की ओर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। और अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये एंड एक्स आर सेम या हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, नॉट सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन, देखिए एक्स इधर है एफ इधर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं तो इस पर फोर्स भी इधर ही लगेगा, एफ नेट भी आपको इधर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायरेक्शन ऑफ एफ नेट एंड एक्स आर सेम, दोनों की सेम डायरेक्शन है ना। तो यहां पर ये तो फोर्स के लिए बात हो गई, इसी तरह से रोटेशन में भी होता है। जब टाउ और थीटा दोनों सेम होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अपोजिट होता है तो स्टेबल। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसको आपने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है ना, तो टॉर्क किधर घुमाने की कोशिश करेगा, किधर, अभी अभी हमने देखा, ये देखो है ना, इसमें इधर रोटेट। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप इधर करोगे तो इधर रोटेट, मतलब अपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर जब आप डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यहां पर इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने किधर किया, आपने एंटी क्लॉकवाइज किया, लेकिन इसमें फोर्स कपल इसको, ये जब इधर फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगा, ये इसको ऊपर करने की कोशिश करे, ये नीचे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसा किया और टॉर्क उसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों अपोजिट है, इसका मतलब इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि रोटेशन थीटा और टॉर्क दोनों अपोजिट हो, ठीक है ना। तो जब हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में होती है तो ऐसा होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो वो तब होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा होता है। ये ई है और इलेक्ट्रिक डायपोल ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ई की इधर है। अब आपको कैसे, मान लीजिए ये तो मैंने बताया, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। अगर आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे
तो इस पर फोर्स इधर लगने लगेगा पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में Q इंटू ई, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू ई। आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया और ये फोर्स भी इधर ही लग रहा, इधर ही घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि टॉर्क भी इधर है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी थीटा भी इधर, दोनों सेम है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बोलो भाई, ठीक है। तो अभी जब भी कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, है ना, वो उसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, और वो टॉर्क कितना होगा, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो P E साइन थीटा, ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो होने के लिए साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा जब हमारा मैक्सिमम होगा, मतलब 1 होगा। मतलब परपेंडिकुलर अगर रखा होगा तो क्या हो जाएगा, इस पर टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा, और अगर लाइन में रखा होगा तो टॉर्क जीरो लग रहा होगा, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में, मतलब P और E की डायरेक्शन सेम होगी। अगर ये उल्टा कर दें, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर दें, मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर दिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब यहां पर डाइपोल के स्पेशल पोजीशन की पहले हम बात करेंगे, पहले हम एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन देखिए क्या होती है, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q, इसके बीच का सेपरेशन है L, तो इसकी एक्सिस होगी इसी को मिलाने वाली लाइन के, है ना। तो जो पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट से, इसको हमने ले लिया मिड पॉइंट से, ये x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। एक्सिस और डाइपोल क्या होगी, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट हमारा डाइपोल के सेंटर से, इट इज सेंटर, ये 2L डिस्टेंस है, तो सेंटर मतलब L ये डिस्टेंस होगी और L ये डिस्टेंस होगी, ये सेंटर है, L ये डिस्टेंस सेंटर, ठीक है, इससे x डिस्टेंस पर है। तो देखिए इस पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से ये x है और ये है L, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच की, बोलो x - L होगी या नहीं होगी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है x और ये है L, ये बची कितनी x - L। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी या राइट। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी या राइट, राइट की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन होगी ये।
और ये कितनी होगी, E1 इसको बोल देते हैं, E1 आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी होगी E1। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की ओर भी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको E2 बोल देते हैं इसको। तो ये E2 कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन कितना हो गया, इतना है x और x प्लस है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर, है ना। अब ये बताइए E1 बड़ा होगा या E2? E1, जो चार्ज पास में होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, तो E1 बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 की डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, E1 माइनस E2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट, है ना। तो ई नेट बेटा कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस L का स्क्वायर, है ना। और E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। ये होगा, हम लोग यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें और Q को भी ऊपर से कॉमन ले लें। यहां पर क्या, 1/x माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x माइनस L का स्क्वायर और x प्लस L का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा, x प्लस L का स्क्वायर और प्लस x प्लस माइनस L का स्क्वायर, है ना। यहां पर माइनस साइन था, प्लस क्यों कर दिया, माइनस साइन है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहां पर ये a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अब यहां पर इसे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2xL माइनस x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xL, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये आ जाएगा 4xL अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए, यहां पर 2Q और L को हम भी लिख देंगे, तो हमारा जो E नेट आएगा, E नेट कितना हो जाएगा, E नेट ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PL, और यहां से x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सिस पर। ये क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ठीक है ना। लेकिन अगर ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कम हो और ये पॉइंट बहुत दूर हो, क्यों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज वेरी लेस, ये बहुत कम है, वेरी लेस, बहुत कम है। सेपरेशन जो चार्जेस का है
वो बहुत कम है, मतलब 2L की वैल्यू बहुत कम है। और जो आपका पॉइंट है P पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। एंड पॉइंट P is at large distance, तो क्या हो जाएगा भाई, तो उस समय क्या होगा, x is very much greater than n। तो यहां से हम एक चीज आपको दिखाएंगे कि जो हमारा E नेट है, E नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PL, यहां से L हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो जब L कॉमन ले, L स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x/L का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब एक L से तो L कैंसिल हो गया, L क्यों, हमें x बाहर लेना चाहिए था, तो यहां पर क्या है, ये 2qx की जगह हम लोग यहाँ पर L की जगह हम लोग P रखेंगे, तो यहाँ x बचेगा, सॉरी 2qL हमारा होता है ना P, तो एक तो 2 बच जाएगा और x बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर हम लोग L कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं। x जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बल्कि x स्क्वायर कॉमन लेंगे कि ये 2 है तो x की पावर 4 माइनस L बाई x का स्क्वायर। देखो ये कैसे आया है, थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन। यहां पर क्या है कि हमने ये देखा कि ये जो x है वो L से बहुत ज्यादा है ना, तो x L से बहुत ज्यादा है तो x से हम भाग दे दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, L/x, है ना। तो हमें L/x हम लेके आए, तो ये 1 से बहुत छोटा है, 1 मतलब बहुत बड़ा, जब 1 से बहुत छोटा है तो हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक x से x खत्म हो जाएगा, 2p/x³। ये हमारा फॉर्मूला है तब जब डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत कम हो और पॉइंट बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हो, तो क्या होगा, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसे आप नोट कर सकते हैं। फील्ड देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पर देखिए ये है -q और ये है +q, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, आपको इसका सेपरेशन 2L होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके सेंटर से होके जाएगी, तो ये इस पर यहां पर P पॉइंट है, x डिस्टेंस पर, ये लेंथ L होगी और ये लेंथ भी L होगी, क्योंकि हमारी डाइपोल की लेंथ 2L थी, और ये हमारा सेंटर, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इसको हम E1 बोल देते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज से किस डायरेक्शन होगी, ये है E1।
ठीक है, ये आपका L है, ये x है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये दोनों सेम होंगे। अब E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 कितना होगा, E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो यहां पे अंडर रूट हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा E1 आ गया, E1 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो यही हमारा E2 भी आएगा। आप देखिए है क्या कि E1 और E2 को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमें वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग इसकी कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है, ये E2 का कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा E1, ये आ जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये थीटा है, तो यहां पर ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर इसका कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 sin थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम है और थीटा भी सेम है, और ये आपका ऐड हो जाएगा, तो E नेट जो आएगी, नेट वो कितनी हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये दोनों सेम है, इसको हम लोग E0 बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E0 cos थीटा प्लस E0 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2E0 cos थीटा। अब E0 की वैल्यू क्या है, 2 into E0 इज दिस, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा कितना होगा, थीटा ये है, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा L अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब ये 2QLP हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आई। अब फिर वही बात है कि अगर हमारा x l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि L अपॉन x, इसको हम नीचे लेके आए, बहुत छोटा होगा 1 से, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा E नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और यहां से x हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब x की पावर 3, x की पावर 3 और 1 प्लस L बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। अब इसको तो हम 1 के रिस्पेक्ट में छोड़ देंगे, बहुत छोटा है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स क्यूब E नेट। ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जबकि हमारा x जो है डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा है। अगर बड़ा नहीं है तो फिर ये पूरा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे वहां 2p/x³ आया है, यहाँ p/x³। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कम होती है। ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर जो इसकी p की डायरेक्शन वो इधर है और E नेट की डायरेक्शन इधर है। तो एक्सियल पोजीशन में जिधर p की डायरेक्शन थी उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। यहाँ पर क्या है, जिधर p की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल in external electric field देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब उसमें क्या होगा उसके साथ वो हम लोग देखेंगे। ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक -q + q, इसके बीच का सेपरेशन है 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पर फोर्स लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, Q × E, फोर्स होता है Q × E। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में QE होगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। यहां पर क्या होगा, F नेट 0 होगा। F नेट 0 है और इनिशियली रेस्ट पर है, तो ये कभी भी लीनियर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज ओनली कॉज व्हिच कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो उसकी इनिशियल स्टेट कंटिन्यू होगी। अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। इसका मतलब ये लीनियर मोशन को नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। एक फोर्स QE इधर है, एक QE इधर है, नेट फोर्स 0। अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, देखिए यहां पर दो फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस एंड इक्वल फोर्सेस एक्ट एट सम परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये सिस्टम को हम बोलते हैं फोर्स कपल। और फोर्स कपल लीनियर मोशन नहीं बल्कि रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो फोर्स कपल है ये हमारे डाइपोल को टॉर्क देगा, और टॉर्क फोर्स कपल ड्यू टू फोर्स, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल क्या होगा, टाउ होगा वन फोर्स into perpendicular separation between forces।
अब परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये होगा परपेंडिकुलर सेपरेशन। देखो एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल दोनों की है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस, ये 2L है, इसको हम लोग x ले लेते हैं, तो x sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 2L, x आ जाएगा 2L sin थीटा। तो यहां पर जो टॉर्क होगा वो Q इंटू E, कोई एक फोर्स और परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस, ये कितना है, ये है 2L sin थीटा। तो यहां पर 2QL E sin थीटा, और आपको पता है 2QL क्या होता है, 2QL होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, PE sin थीटा। ये हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड है और ये टॉर्क इसको रोटेट करेगा। अब देखिए ये तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, लेकिन टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये हमारा टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, PE sin थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क की, हम फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर से रोटेट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा P है, सेकंड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट हैंड के फिंगर से हम रोटेट करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और होना भी चाहिए, यहां पर ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर QE इस डायरेक्शन में और माइनस QE एक इधर है, तो जब आप देखेंगे फोर्स आप इधर लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसका इफेक्ट अंदर की ओर आता है। ये आप स्क्रू लॉ से जानते होंगे, अगर किसी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की ओर मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर की ओर मूव करेगा। तो इस टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड प्लेन होगा, ठीक है। अब देखिए ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब टाउ मिनिमम के लिए sin थीटा मिनिमम, यहां पर ध्यान रहे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड टाउ के हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर टाउ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर होगा PE और sin थीटा का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये मिनिमम कब होगा, sin थीटा तो मिनिमम -1 पे होता है, लेकिन मॉड sin थीटा मिनिमम होता है 0। मॉड इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहां पर टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम होगा 0। और ये 0 कब होगा, जब थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब sin थीटा 0 कब होगा, या तो वो 0 हो या 180 हो, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। जब थीटा आपका 0 होगा तब भी टॉर्क 0 होगा, और जब थीटा 180 होगा तो भी टॉर्क 0 होगा। अब मैक्सिमम टॉर्क की हम लोग बात कर लेते हैं, टाउ मैक्स की। टाउ मैक्स कब होगा, टाउ मैक्स के लिए sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और sin थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो यहां पर टाउ मैक्स हो जाएगा PE, और इस केस में sin थीटा कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1।
थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270। ठीक है, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। अब हमें एक बात पता है कि जब भी नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल की भी बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल, स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट दो होती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जो कंडीशन होती है वो एफ नेट जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट पर नेट फोर्स जीरो हो और टॉर्क जीरो हो, then we say that system is in equilibrium. But equilibrium are three types: stable equilibrium, unstable equilibrium और neutral equilibrium. तो यहाँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थीटा जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब थीटा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आर अपोजिट। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमेशा थीटा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दोनों अपोजिट होंगे, और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों अपोजिट होंगे। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर थीटा इधर है और इसका अल्फा इधर है। इसका मतलब जब हमारा डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस कंडीशन में अगर हम अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा रोटेट करेंगे ऊपर की ओर, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे की ओर आएगा, हमारा जो डाइपोल है वो फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा जो भी हम डिस्टरबेंस करते हैं, अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क उस डिस्टरबेंस का अपोज करता है। तो यहां पर हमने डिस्टरबेंस क्या किया है? अपने डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज थीटा रोटेट किया है, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब जब भी डाइपोल E और P दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा 0 डिग्री पर होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशन है, 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ही टाउ क्या है? 0 है, और जब टाउ 0 है तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो यहाँ पर 0 पर अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आया है, 180 पर अनस्टेबल होगा। देख लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? थीटा एंड अल्फा बोथ है सेम डायरेक्शन, थीटा एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट इधर। अब इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं भाई। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर हमारा डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, ये है -q, ये है +q, और आप उसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे,
थीटा आपका इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो इसमें टॉर्क देखिए, इस पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई इधर, और इस पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई इधर। तो यहां पर जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टॉर्क उसे क्लॉकवाइज ही रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब भी 180 पे, ये हमने थीटा डिस्प्लेस किया है, ये P देखिए इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर E और P की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमने थीटा रोटेट करके उसे देखा, थीटा जब रोटेट किया तो जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस फोर्स डिस्टरबेंस का सपोर्ट करता है। जैसे देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां पर इसमें नेट फोर्स 0 है, लेकिन आप अगर इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो फोर्स भी x इस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, f भी इस डायरेक्शन में है, इसीलिए ये फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, इस तरह का सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर करेंगे x तो ये वापस फोर्स इधर लगेगा, वापस फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में लिख के मुझे बताएगा, ठीक है। ये बोर्ड का डिस्कशन हो रहा है, बोर्ड लेवल पर फिजिक्स का डिस्कशन हो रहा है, बोर्ड में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in external magnetic field by rotating angle theta। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल in external electric field, electric field। नेक्स्ट टॉपिक है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q, और ये इनिशियली θ1 एंगल पर है, θ1 एंगल पर हम इसे रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2 पर। ये दो चार्जेस हैं -q और +q। तो इसके रोटेशन में जब θ1 से θ2 पर हमने रोटेट किया है, ये इनिशियल एंगल हमारा θ1 है और ये फाइनल एंगल θ2 है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे थीटा पर थोड़ा सा dθ रोटेट कर रहे हैं, हम लोग इसे ये यहां पर थीटा से, ये थीटा है, इस थीटा से थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं dθ, ये एंगल है dθ हम लोग रोटेट कर रहे हैं dθ। तो इस थोड़े से रोटेशन में हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। जब थीटा पर होगा तो इसमें टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ = Pe sin थीटा। अब इस थीटा पर, इस पर टॉर्क है Pe sin थीटा
और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इसे रोटेट करने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है। क्यों भाई? आपको पता है टॉर्क रोटेशन की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट है, रोटेशन थीटा के अपोजिट है। थीटा आप इधर कर रहे हैं, टॉर्क इधर लग रहा है, तो अपोजिट है। तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाई एक्सटर्नल एजेंट। देखिए इस पर टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, तो एक्सटर्नल एजेंट को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा के इसे रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेशन जो हो रहा है उसमें एक्सटर्नल एजेंट बहुत स्लोली रोटेट कर रहा है, इतना स्लोली रोटेट कर रहा है कि ये डाइपोल टूट ना जाए। ना भाई ये बात नहीं है, टूटने की वजह से स्लोली मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसलिए मूव कर रहा है ताकि उसके मूव करने से डाइपोल में कोई काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। टोटल जो वर्क हो रहा है वो वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, टाउ डी थीटा रोटेट करने में जो वर्क है छोटा सा वर्क डन। क्यों? क्योंकि जो टाउ है हर एंगल पर चेंज हो रहा है, वेरिएबल एंगल है ना, वेरिएबल टॉर्क है। तो हमने डी थीटा रोटेट करने में, देखिए फिर से मेरी बात समझिए, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से रोटेशन किधर हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल एजेंट को इसे मूव कराना है तो किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क अप्लाई कर रहा है रोटेट करने के लिए, वेरी स्लोली रोटेट करने के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा डी थीटा भी है। तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट टाउ क्या, डी डब्ल्यू क्या होगा? टाउ डॉट डी थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या cos 0 1 होगा, तो टाउ डी थीटा आएगा। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू हम लोग रख देते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसे टोटल वर्क डन निकालने के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या करेंगे? डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पीई कांस्टेंट है, बाहर आएगा साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा? बोलो, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा। अभी बेटा इसमें लिमिट रख देंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इट इज ए वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसे हम थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको यूज करने में दिक्कत। थीटा 1 क्या था? इनिशियल एंगल था डाइपोल का, और थीटा 2 फाइनल एंगल है। तो हम लोग इसे लिख देते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos
माइनस कॉस थीटा फाइनल, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉस इनिशियल माइनस कॉस फाइनल। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तब थीटा रोटेट करेंगे तो वहां पे कॉस इनिशियल 0 हो जाएगा। कॉस इनिशियल क्या होगा? 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, थीटा इनिशियल 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या होगी? जितना वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डाइपोल सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, अभी डाइपोल की बेसिक थ्योरी हो गई। इतनी थ्योरी से ही बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक अगर हम डाइपोल को रोटेट करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इनिशियल 0 और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा फाइनल 180। तो ये 0 cos 0 1 होता है और cos 180 -1 1 + 1 2 हो जाएगा। 2p वर्क डन होगा जब हम अपने डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक मूव करेंगे। ठीक है, चलिए फिजिक्स के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।